अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं हसन लियाकत। आज बहुत सारे इश्यूज़ पे बात करनी है। सबसे पहले एशिया कप के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद आईसीसी के कुछ बड़े एग्जीक्यूटिव लोग हैं जिसमें उनके चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और चेयरमैन है, वो पाकिस्तान विजिट करेंगे, उसके ऊपर भी बात होगी। फिर जिम्बाब्वे सेलेक्ट वर्सेस पाकिस्तान शाहीन के ऊपर बात होगी और थोड़ा सा आखिर में आईपीएल के फाइनल के हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन एशिया कप के हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे। एशिया कप एक मुअम्मा बनता जा रहा है। पहले खबरें ये आ रही थी कि एशिया कप डन हो चुका है, 4 मैचेस पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी मैचेस के ऊपर अभी डन नहीं हुआ, चाहे यूएई में खेलें या श्रीलंका में खेलें। पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हम यूएई में खेलेंगे, इंडिया चाहता था कि श्रीलंका में खेलें, लेकिन अब एकदम से कलाबाजी खाई है बीसीसीआई ने और बीसीसीआई ने अपना मौक़िफ़ बदलाया है। और क्या कुछ चल रहा है एशिया कप को लेकर, आज सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एक बड़ा मकबूल प्रोग्राम करते हैं, आप इनको देखते होंगे, इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान भाई, आपको वेलकम करते हैं और सबसे पहले एशिया कप के हवाले से बात करेंगे। इरफान भाई, आपसे एशिया कप के हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा कि एशिया कप में क्या कुछ होगा। पहले तो खबरें ये आ रही थी 15-20 दिन पहले कि जी आपका हाइब्रिड मॉडल 7 मैचेस आपने पाकिस्तान में खेलने, और अचानक से ही तमाम तर चीज़ें रिवर्स होती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, उसमें सेठी साहब को क्रेडिट थोड़ा देना पड़ेगा। सेठी साहब ने अपना जो स्टांस है वो बड़ा बेहतर रखा और एक ही कंसिस्टेंट बेसिस पे एक बात करते रहे। जितना पीसीबी और सेठी साहब बेंड हो सकते थे वो हुए। उन्होंने हाइब्रिड मॉडल दिया, फिर उसके बाद कहा कि हम अपने 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में करेंगे और उसके बाद टीमें ट्रैवल कर जाएंगी। जब सेकंड लेग शुरू होगी जिसमें भारत के मेनली मैचेस स्टार्ट होंगे, फिर डिफरेंट वेन्यू में चले जाएंगे। अब उसमें फिर अगेन सिनेरियो चेंज हुआ। पाकिस्तान ने यूएई की ऑप्शन की, क्योंकि आपको पता है कि इसमें गेट मनी बहुत मैटर करती है और पाकिस्तानी जो मोस्टली क्वांटिटी के अंदर है वो आपको पता है यूएई के अंदर, और इंडियन भी इसी तरह उधर ही यूएई के अंदर सेटल्ड है, तो आपको मैक्सिमम आप गेट मनी भी उधर से अर्न कर सकते हो। अब भारत ने उधर से जो है वो शेक हैंड किया श्रीलंका के साथ। पहले श्रीलंका ने पूरी कोशिश की कि ये होस्टिंग राइट्स उनको मिल जाए और सिर्फ स्वैप कर ले हम होस्टिंग उनके साथ। बट जब पाकिस्तान ने इसे डिनायल किया कि हम इसको पहले भी हम एक दफा होस्टिंग अपनी शिफ्ट कर चुके हैं, अब दोबारा नहीं करेंगे, तो फिर ओबियसली उन्होंने फिर दोबारा एक प्रोपोगेंडा ये शुरू किया, हम 5 मुल्की टूर्नामेंट करवा लेते एशिया कप की जगह पे, और जिसमें उन्होंने अपने साथ बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह को भी एड ऑन कर लिया। जब ये चीज शुरू हुई तो फिर अगेन पीसीबी हरकत में आया। उन्होंने अपनी भी तमाम जितनी काविशें हमने देखा सेठी साहब ने शुरू की, और हमने कहा कि अगर आप ये करेंगे तो हम 3 मुल्की टूर्नामेंट करवा लेंगे और हम भी वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब क्योंकि अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप है, आपको पता है 4 साल के बाद होना है। जब भारत को ये सुनने को मिला कि ये वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे, और उनको पता है कि जो रेवेन्यू या मनी आपकी व्यूवरशिप के ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के इंडिया के मैच की है, वो किसी और मैच की नहीं है। उसके बाद फिर उन्होंने भी थोड़ा सा वो भी बैकफुट पे आए। तो अब हाइब्रिड मॉडल को तो वो समहाउ एक्सेप्ट करने को तैयार है, बट जो मैचेस यूएई के अंदर होने उस पर वो तैयार नहीं है। उनकी कोशिश ये है कि रिमेनिंग मैचेस जो है श्रीलंका के अंदर हों, क्योंकि वेदर की कंडीशन जो है वो कंपैरेटिवली यूएई से बेहतर है श्रीलंका में। बट श्रीलंका में भी एक और प्रॉब्लम है, उस सीजन के अंदर श्रीलंका में जो बारिशों का सीजन है वो बहुत ज्यादा ऑन होता है और बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, तो वो भी आपके मैचेस को हैम्पर करेंगी। सेकेंडली, वो पीसीबी के पार्ट पे वो चीज गेट मनी की जो मैंने शुरू में बात की, वो भी आप उस तरह नहीं कर सकते जो आप ये यूएई के अंदर करते हो। और तीसरी मेरा मानना ये है कि चीज इसमें है कि पाकिस्तान के पास कुछ तो प्रेस्टीज अपनी ऑन कर रही है ना। हम जिस तरह एक हाइब्रिड मॉडल के अंदर था कि कुछ मैचेस पाकिस्तान में हो, जिस तरह पहले भारत ने कहा कि कोई मैच भी पाकिस्तान में नहीं होगा। भाई, एशिया कप हमारा है, हमारे अपने कंट्री के अंदर होस्टिंग हो रही है, तो हम कुछ मैचेस भी क्यों ना करवाएं। आप जब नहीं आ रहे तो आपका तो कंसर्न खत्म हो गया ना। तो आप किस बेस के ऊपर कह रहे हो कि कोई मैचेस भी पाकिस्तान में ना हो। और इसी तरह फिर सेठी साहब ने उसको काउंटर करने के लिए मैं तो इसको खैर पता ही कहूंगा कि आपने एक पत्ता फेंका कि हम यूके में चले जाते हैं अगर वेदर का मसला आपको, तो फिर एक बहस शुरू होगी। जैसे सेठी साहब की कुछ स्टेटमेंट आपने देखी, और भारतीय जर्नलिस्ट की तरफ से भी एक बड़ा बैकलैश आया जी कि एशिया कप यूरोप में कैसे हो सकता है, इंग्लैंड में कैसे हो सकता है। तो भाई, जब आप कुछ भी नहीं करने को तैयार, हर जगह पे आप हर्डल डालोगे, तो फिर आपको तो ऑप्शंस दी जा रही हैं किसी ना किसी तरह क्रिकेट हो। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है, सैड है कि हम क्रिकेट और पॉलिटिक्स को एक तरफ लेके आ रहे हैं। हालांकि स्पोर्ट्स को कभी भी पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं होना चाहिए, बट सब कॉन्टिनेंट के अंदर यही है। अब इसकी जो लेटेस्ट अप्रोच वो यही नजर आ रही है कि पाकिस्तान ने एक बड़ा ये वैलिड और बड़ा तगड़ा स्टांस ये ले लिया है कि अगर आप एशिया कप नहीं होने देते या नहीं होता किसी वजह से, खुदा न खास्ता,
तो हम फिर भारत में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। मेरा मानना तो ये है कि स्टेटमेंट की हद तक तो ये बात ठीक है, चले आपने वो आपको तंग कर रहे हैं तो आप भी एक ऐसा तगड़ा मारे, उल्टा रिवर्स उनकी तरफ फेंके एक स्टेटमेंट के, ताकि उनको भी पता चले। बट रियलिटी इसके अगेंस्ट है। रियलिटी इसलिए अगेंस्ट है क्योंकि एशिया कप जो है वो एसीसी के, एशियन क्रिकेट काउंसिल के एम्बेट के अंदर है, जो कि डायरेक्टली आईसीसी की बॉडी नहीं है। क्योंकि वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी के एम्बेट के अंदर आएगा, और आईसीसी का अगर आप इवेंट मिस करते हो या पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप पे सैंक्शंस लग सकती हैं, आप पे 1.5-2 साल का कम से कम बैन लग सकता है टीम के ऊपर, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन ना बेयर कर चले सकती है। इसके ऊपर तो ज़हीर भाई मैं आपकी तरफ आऊँगा, लेकिन मसला ये है कि जब आपका हाइब्रिड मॉडल था ना, वो तकरीबन एक्सेप्ट हो चुका था, क्योंकि इंडिया को पता था कि आपने नेपाल के साथ मैच खेलना है, उसमें तो गेट मनी क्या मिलनी है, पाकिस्तान में वो मैच होना है, और उसके बाद हमने चले जाना है और फिर सुपर 4 भी सारा कुछ होगा। लेकिन मसला वहाँ से बना जब हमने सुपर 4 के कुछ मैचेस मांगे। सुपर 4 में आपको पता है कि हमने बांग्लादेश के साथ भी खेलना है, श्रीलंका के साथ भी खेलना है, वहाँ पे इंडिया को आके तकलीफ होगी। हालांकि खबरें ये थी कि बैकडोर पे तमाम तर मसाइल जो है वो हल हो चुके थे। तो अब मेरा ख्याल है सुपर 4 वाले मसले को लेके भारत एक दफा फिर जो है अपना स्टांस बदल रहा है। नहीं, भारत का बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। भारत की देखिए ये स्टेटमेंट की हद तक है। मेरे जराये के मुताबिक या मेरे मालूमात के मुताबिक ये मॉडल ही चलेगा। 4 मैचेस जो है पाकिस्तान ने, आखिर मैंने जिस तरह शुरू में कहा कि अपनी प्रेस्टीज को कहीं तो ऑन करना ना, कहीं तो उसको वैल्यू करवानी है। कि अगर हम 4 मैचेस भी नहीं अपने करवा सकते कंट्रीज के अंदर, तो फिर आपका इसका मतलब है कि आप एशिया कप तो फिर बाहर ही न्यूट्रल वेन्यू पे चला गया सारे का सारा। तो पाकिस्तान इसी बेस पे खेलेगा। और अब जो ट्रिगर पॉइंट है पाकिस्तान के पास, जिसको हम ट्विस्ट कर रहे हैं बार बार, या सेठी साहब कर रहे हैं, वो यही है कि अगर आप पाकिस्तान आके हमारे मैचेस नहीं होने देंगे या उस पर कोई इंटरफेरेंस करेंगे, तो हम जो वर्ल्ड कप है ये भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। भारत के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा कि अगर पाकिस्तान किसी तरह अपने मैचेस को न्यूट्रल वेन्यू पे वर्ल्ड कप में ले जाता है, तो भारत की जो नेशन है, जो अवाम है, या उनका बोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड कह ले, सबसे बड़ा रेवेन्यू के लिहाज से बात कर ले, 80% रेवेन्यू आईसीसी को भारत देता है। तो अगर पाकिस्तान के मैचेस बाहर हो रहे हैं तो ये भारत के लिए इतना बड़ा सेटबैक होगा कि वो उसको बेयर नहीं कर पाएगा। मुझे भी पता चला है कि जो ब्रॉडकास्टर्स है उन्होंने भी कह दिया कि अगर ऐसा होता है पाकिस्तान या वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करता या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे जाके अपने मैचेस खेलता है, तो हम जो है वर्ल्ड कप की ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेंगे। तो भारत के लिए हर तरह से बहुत मुश्किल है, और उसको इसी एक बेस के ऊपर हमारी तमाम बातों को मानना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि पीसीबी ने जितना बेंड होना था, जितना अपने आप को फ्लेक्सिबल करना था, वो कर छोड़ा है। कि हम अपने मैचेस जो है पाकिस्तान में खेल के पहली लेग, और फिर जब उनके मैचेस सेकंड राउंड शुरू होगा हम न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं। इससे बेहतर तमाम कंट्रीज के लिए फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। हाँ, वेन्यू के ऊपर आप बहस कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है वेन्यू वाली बात भी हमारी ठीक है कि आप यूएई हमें सूट करता है, ट्रैवलिंग के लिहाज से भी, सिक्योरिटी के लिहाज से भी, हर लिहाज से हमें सूट करता है। हमारा 10 साल जब क्रिकेट नहीं हो रही थी तो हम यूएई में खेलते रहे। हमारी पीएसएल के 3-4 जो पहले सीजन थे वो उधर होते रहे, तो हमें उनकी तमाम चीजों का आइडिया है। जहाँ वेदर की बात है, उसकी लास्ट ऑप्शन यही है, ऑब्वियसली आप थोड़ा सा लेट मैचेस कर लें। अब ये लड़के इन वेदर में खेले हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि एशियन कंट्रीज कभी इस वेदर में खेली नहीं है। वो जो एक भारत, उसमें भी एजेंडा बेस से एक प्रोपोगेंडा कर रहा है कि जी हमारे लड़के खेले थे एक दफा इधर, उसके बाद बीमार हो गए थे। तो भाई आपके भी आईपीएल के कोविड के अंदर सीजन इधर ही होते रहे। एग्जैक्टली पिछला श्रीलंका में आपको पता है, श्रीलंका का एशिया कप वहां पे हुआ, सेम वेदर में हुआ। हाँ जी, हाँ, लेकिन वो उसमें एक उनकी बात हम चले मान लेते हैं कि वो T20 फॉर्मेट था। हाँ। अभी वो यही बेस बना रहे हैं ना कि वो T20 फॉर्मेट था, ये 50 ओवर है, तो 50 ओवर और T20 इंटायरली डिफरेंट है। वो 40 ओवर की क्रिकेट थी, ये जो 100 ओवर की है। तो लेकिन अगेन ये सारे प्रोफेशनल लड़के, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी को बेस है, इस बेस के ऊपर आप इवेंट ही ना करवाएं। इस वेदर में सब खेले हुए हैं। इरफान भाई, अब ये देखें कि इंडिया पाकिस्तान बड़ा स्टेक है इन दोनों का, आईसीसी में भी एसीसी में भी। लेकिन कल की जो खबरें आ रही हैं, हिंदुस्तान टाइम्स हम पढ़ें या फिर इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, कि जी ओमान के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो फैसला करेंगे, इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। इस मामले को आप किस तरह देख रहे हो? दूसरा मुझे सवाल दूसरा ही कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा वर्ल्ड कप के ऊपर भी आपसे गपशप करेंगे कि बांग्लादेश के जो चीफ हैं वो नहीं गए आईपीएल का फाइनल देखने। क्या ये कोई क्लियर कट खबर है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ खड़ा है?
और देखिए बांग्लादेश और जो श्रीलंका की बात करें, ये अपेरेंटली जितनी मर्जी हम बात कर रहे हैं वो तो है तो इंडिया के साथ ही ना। अगेन सबको रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू इनडायरेक्टली जो लिंक्ड अप है वो भारत के साथ है, बीसीसीआई के साथ लिंक्ड अप है। हाँ, एथिकली बात कर सकते हैं, ओबियसली उनको भी पता है। देखिए, आप सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल बनी क्यों। वो बनी इसलिए कि आपने जो ऑस्ट्रेलियन था या इंग्लैंड की टीम थी, या इनको काउंटर करने के लिए अपनी एशिया की क्रिकेट को फ्लरिश करने के लिए बनी। कोई आईसीसी ने नहीं कहा आपको कि ये आप एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाए, और आपका ऑब्जेक्टिव यही था कि एशियन क्रिकेट ज्यादा आपस में मैचेस खेले, ज्यादा फ्लरिश करे, ज्यादा बेहतर हो, इम्प्रूव करने के लिए बनी। और अगर मेरा मानना यह है कि अगर ये किसी भी रीजन से एशिया कप ना हुआ तो पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल से बाहर हो जाएगा और एसीसी ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में से अगर कोई एक भी बड़ा कंट्री इसमें से निकलता है तो आपकी व्यूवरशिप वैसे ही नहीं है। आप इंडिया का श्रीलंका का मैच कितनी दुनिया देखेगी, या इवन बांग्लादेश के साथ इंडिया का मैच कौन देखेगा। आपने पास में वर्ल्ड कप में भी देख चुके हैं कि व्यूवरशिप इनकी नहीं है, व्यूवरशिप जो है वो सिर्फ हमारी है। तो ये उस लिहाज से बड़ी जरूरी है। और इस तरह ओमान वाले चीफ की थोड़ा सा कर दे, मतलब ओमान का चीफ उसमें भी बिल्कुल मोज़ाइका केस बात है। हाँ, ओमान भी बहुत कोशिश कर रहा है। जैसे इस दफा का लेजेंड लीग हमने कतर में देखा, उससे प्रीवियस जो था ओमान में हुआ। तो ओमान भी अपनी क्रिकेट को फ्लरिश करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए काफी इन है। और उन्होंने भारतीय चेयरमैन से भी, जय शाह से भी उन्होंने मीटिंग की, और उन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये अगर ये वेन्यू डिसाइड नहीं होता तो यूएई की बजाय आप इधर आए। लेकिन मेरा मानना यह है कि यूएई के आप अगर छोड़ के उधर जाते तो वेदर तो समहाउ सेम ही है, एक तरह का ही है। तो कोई बहुत बड़ा आप तीर नहीं मारेंगे चेंज करके। तो अगेन उनकी आपस में एक दोस्ती वाले एलिमेंट जो है श्रीलंकन चेयरमैन बोर्ड के साथ, और यहाँ बीसीसीआई के जो जय शाह की बात करें उनके साथ उनकी दोस्ती तो है। वो तो यही कोशिश करेंगे किसी तरह हमारे पास आ जाए। लेकिन ये है कि इरफान भी अगर लेट्स सपोज ओमान में होता है तो सलाला एक ऐसी जगह है जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, सलाला का वेदर बड़ा अच्छा होता है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली फिर आप ये सारी चीजों को देखेंगे, किस जगह का वेदर आपको सूट करता है, कौन सी बेहतर ऑप्शन है, उसके मुताबिक ही आप मूव करना पड़ेगा। क्योंकि असल सबसे बड़ा जो भी कंसर्न है वो वेदर का ही है, और वेदर को ही लेके सारी की सारी रिजर्वेशन और ये डिस्कशन चल रही है कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं। तो मेरा ख्याल है कि वो वेदर को अगर कोई ऐसा उनका सिटी जैसे आप बता रहे हो कि उधर का वेदर अच्छा है, तो मेरा ख्याल है कि दैट कुड बी वन ऑप्शन। ठीक। अच्छा इरफान भाई, आपने वर्ल्ड कप के ऊपर बात की थी, तो आईसीसी की क्लॉज में भी थोड़ी सी तब्दीली आई है। 2024 से लेके 2031 तक आपके जितने भी फुल मेंबर कंट्रीज हैं, अगर उनकी गवर्नमेंट से इजाज़त नहीं देती तो वो किसी भी नेशन के साथ जाके वर्ल्ड कप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल सकते। हैविंग सेड दैट, इसको भी माइंड में रखते हुए क्या आप समझते नहीं कि पाकिस्तान के पास एक तगड़ा पॉइंट है इंडिया ना जाने का, अपने मैचेस किसी न्यूट्रल प्लेस पे खेलने का, या फिर वर्ल्ड कप से बाइकआउट करने का? क्योंकि हमने 96 में देखा ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ ऐसे ही मामलात किए थे, उससे पहले श्रीलंका ना जाने का फैसला किया था, और वो फिर आईसीसी ने उन पे पाबंदी तो नहीं लगाई थी, लेकिन एक रेवेन्यू आपको 90 करोड़ 92 करोड़ का रेवेन्यू आना है, वही फिर आपको नहीं मिलेगा। देखिए, उसमें दो चीजें हैं। आपने वेन्यू चेंज करना है तो आपने किसी सॉलिड बेस पे जो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आपको लगता है कि आपको सिक्योरिटी का थ्रेट है, अगर भारत नहीं आता और हमारा एशिया कप नहीं होने देता, तो फिर तो ओबियसली आपके पास बड़ा सॉलिड पॉइंट है और आप उसी को बेस बना के आप अपने वेन्यू को चेंज करवा सकते हो। ना खेलने वाली अगर पाकिस्तान टोटल पुल आउट करता है, ये हम बेयर नहीं कर सकते। इसको आपने काउंटर इस चीज से करना है कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग आपके पास है। अभी जैसे उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी आ रहे हैं, चेयरमैन भी आ रहे हैं आईसीसी के, तो आपने उनसे ये बात करनी है, उनसे श्योर करवाना है कि हम भारत जाके वर्ल्ड कप खेलेंगे। अब इस शर्त पे दो शराइत उस पर आपने रखनी है, जो सेठी साहब ऑलरेडी रख भी चुके हैं। एक तो ये सबसे पहले कि भारत एशिया कप होने देगा, जो हाइब्रिड मॉडल दिया हमने उसकी बेस पे, और दूसरा ये कि अगर हम आके खेलते हैं उधर, उसके रिटर्न में भारत 2025 में आके चैंपियन ट्रॉफी फुल इधर खेलेगा। तब ये हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं करेगा। तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी के इवेंट को आप आईसीसी के इवेंट के साथ बार्टर करें। लेकिन ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड भी है। अगर लेट्स सपोज हम इंडिया चले जाते हैं, इंडिया वापस चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आता, तो 2026 की T20 वर्ल्ड कप फिर इंडिया में है, तो फिर तो आप घर बैठ जाएं भाई कि ये नहीं आते तो हम क्यों जाएं। मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि इसी चीज पे तो आपने बार्टर करना उनके साथ कि हर सूरत में उनको मेक श्योर करवाना है, आईसीसी को आपने इंटरवीन करवाना है कि आईसीसी उनसे श्योरिटी ले इस चीज की कि आपके पास बड़ी वैलिड चीज ये है कि आपकी श्रीलंका के अलावा बांग्लादेश, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड अभी 2 दफा होके गई है, इंग्लैंड आया, ऑस्ट्रेलिया आया,
दुनिया की, साउथ अफ्रीका होके लास्ट ईयर गए, दुनिया की तमाम टॉप नॉच टीम्स हमारे पास पार्टिसिपेट करके जा चुकी है। तो जब ये सब पार्टिसिपेट कर सकती है तो इनको क्या मसला, ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल इरफान भाई, आखिर में आपसे अब मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि आप लाहौर में होते हैं, खबरें आपके पास ज़्यादा होती हैं, हेडक्वार्टर लाहौर में है, वैसे तो सियासी खबरें आपको इस्लामाबाद से ज़्यादा मिलती हैं। आईसीसी के जो चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले और उसके बाद चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एलियट डेस, वो मेरा ख्याल है 30 मई तक विजिट करेंगे कदाफी स्टेडियम का और आई थिंक मुलाकात भी करेंगे नजम सेठी साहब से। तो ये कितना हौसला अफजा है, क्योंकि 2008 में आखिरी दफ़ा आईसीसी के कोई बड़ा ओहदेदार पाकिस्तान में आया था और 2004 अक्टूबर में 2 ओहदेदार एक ही टाइम पे आए थे और इस बार आई थिंक काफ़ी मेरे ख्याल 15 साल बाद आ रहे हैं। कितना ज़्यादा पॉजिटिव साइन है और इसमें क्या कुछ डिस्कशन होगी इस तमाम तर मुलाकात में? देखिए, डिप्लोमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम सेठी साहब को क्रेडिट देते हैं तो यही देते हैं कि उनकी जो लिंक है या वो उनके डिस्कशन का जो मेथड है वो बाकियों से डिफरेंट है और ये डिप्लोमेसी है, इसके सारे बड़े हम आ रहे हैं। और मेरे मुताबिक इस पे 2 ही एजेंडा है, एक एशिया कप की आपने बात करनी है और साथ आपने ये भी करनी है किसी तरह कि आपने 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के लिहाज से उनको मेक श्योर करवाना है कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट उस टाइम पे होगी, जो भी सर्कमस्टांसिस होंगे, भारत आके खेलेगा। और इसी चीज की वो श्योरिटी दिलवाते हुए उनसे वो फैसला करेंगे कि अगर आप अभी हम जाके वर्ल्ड कप उधर खेलते हैं तो उसके बाद 2025 की जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसमें भारत आके हमें श्योरिटी आप दिलवाएं, आप इनके साथ ट्रीटी साइन करें, क्योंकि भारत हमारे साथ जब भी बायलैटरल उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो लेटर ऑन वो उसको तोड़ देता है। हमें जैसा हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी थी, हमने जाके खेली तो बाद में उन्होंने उस एग्रीमेंट को ब्रेक कर दिया, वायलेशन कर दी। तो भारत से श्योरिटी लेना आसान काम नहीं है। तो इसी वजह से ये मीटिंग हमारे लिए उनका आना बहुत खुशाइन है और मेरा ख्याल है कि पीसीबी इसी को मैच्योर करेगा कि किसी तरह ये चीज मैच्योर करे कि वो फिर पाकिस्तान भी आगे खेलेंगे। और तो इसके अलावा कोई बात हो सकती है और तरह... भी, मतलब हमारे कोई फ्यूचर प्लान्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि आपको पता है टीमें तो हमारी बड़ी अच्छी परफॉर्म कर रही हैं, ओडीआई की, T20 की, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा हम पीछे हैं, लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत सारे उमूर और भी डिस्कस होने वाले हैं। उसमें सबसे बड़ा एक और ये आपने अच्छा पॉइंट बताया, ओडीआई क्रिकेट हमें बहुत कम मिली है। अभी जिस तरह ये न्यूजीलैंड की सीरीज से पहले पाकिस्तान ने टोटल 24 मैचेस खेले थे, जो टॉप 8 टीम है, भारत ने 54 खेले थे। तो एक दुनिया की ऐसी साइड जो टॉप रैंकिंग में आई है, नंबर 1 भी रही है, उसको सबसे कम मैचेस आप दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इसी तरह हमारे जो टेस्ट मैचेस की सीरीज होती है, कभी 2 मैचेस होते हैं मैक्सिमम, अगर कभी बहुत रेयर होता है कि हमें 3 मैचेस मिलते हैं। बाकी कंट्रीज को 5-5 मैचेस मिलते हैं। तो ये भी मेरा ख्याल है साथ एजेंडे के अंदर बात होगी। पाकिस्तान को इतनी बड़ी क्रिकेट की एक साइड है और हमेशा हम कभी सेमीफाइनल या फाइनल खेलते हैं इवेंट के, और हमें इतने कम मैचेस दिए जा रहे हैं, ये जाती है। तो ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से ये भी डिस्कशन की जाएगी कि हमें, और तीसरा पॉइंट ये है कि रेवेन्यू की जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, जिस तरह भारत को 37% रेवेन्यू दिया गया, पाकिस्तान को 5.6 रेवेन्यू दिया गया, तो ओब्वियसली आईसीसी की को रेवेन्यू आप भी भारत से रहा है, हम इस चीज को एग्री करते हैं। बट डिस्ट्रीब्यूशन इतना बड़ा गैप जो है ये भी किसी तरह जस्टिफाइड नहीं है ना। ठीक हो तो ये मेरा ख्याल है ये सारे 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसपे डिस्कस होंगे, मीटिंग का पार्ट होंगे और इस पर डिस्कशन की जाएगी। इरफान भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपना वक्त दिया और आपसे गपशप हुई। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक मगर इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान की जो सीरीज हुई है उसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब प्रेम के इस हिस्से में हम बात करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान की जो ओडीआई सीरीज हुई, जिम्बाब्वे सेलेक्ट वर्सेस पाकिस्तान शाहीन के माबेन टेस्ट सीरीज भी हुई, ओडीआई सीरीज भी हुई। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान 2 मैचेस जीतकर उस सीरीज को क्लीन स्वीप करने में कामयाब हुआ। फिर सवालात उठना स्टार्ट हुए, बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स ने ये सवालात उठाए कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन जिम्बाब्वे ने फिर चिप इन किया क्रिक एरविन को और उसके बाद ब्लेसिंग वज़ीर रब्बानी जैसे अपने जो उनके मेन स्ट्रीम के प्लेयर्स हैं उनको, और उसके बाद पाकिस्तान की टीम ओडीआई सीरीज हारने में कामयाब हुई। हारने में, क्योंकि जिम्बाब्वे के खिलाफ हारने में खुद ही कामयाब हुआ जाता है, क्योंकि चाहे उनकी ए टीम भी होती, पाकिस्तान की इस टीम में तकरीबन 6 से 7 ऐसे प्लेयर्स थे जो पाकिस्तान की जानिब से टेस्ट क्रिकेट, ओडीआई क्रिकेट और T20 क्रिकेट खेल चुके थे। इस तमाम तर इशू पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बहराम काजी। बहराम, खुश आमदीद कहते हैं आपसे। सबसे पहले ये हमें बताएं कि ये हमारे साथ हो क्या गया जिम्बाब्वे के खिलाफ, इसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे थे कि हमें टूर नहीं करना चाहिए, और उसके बाद हम 4-2 से हार के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम हसनैन भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से शो पे दावत देने का।
देखें, ये पिछले शो में भी बात हुई थी कि आपने पूछा था कि कई जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि इस ए टूर का फायदा क्या था। तो मैंने आपको तब भी बोला था कि देखें, ऑब्वियसली आप इसको ऑस्ट्रेलिया ए के टूर से मत कंपेयर करें, वो जाहिर है ज्यादा एक्सपोजर बेहतर वहां मिलेगा, मगर जिम्बाब्वे स्टिल फॉरेन लैंड। ये जो प्लेयर पाकिस्तान में ज्यादातर खेले हुए, इनको फिर भी एक्सपोजर मिलेगा। और जैसे कि आपने कहा कि जिम्बाब्वे ने अपनी काफी फुल स्ट्रेंथ टीम खिलाई, एंड में तो सिकंदर रजा भी आ गए। आई थिंक पाकिस्तान पैचेस में अच्छा खेला है, मगर कंप्लीट परफॉर्मेंस उस तरह नहीं दे पाए, और बड़ी मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस हमने देखी, कभी बॉलिंग अच्छी हुई, कभी बैटिंग अच्छी हुई, वो दोनों एक टाइम पे शायद साथ जोड़ ना सके। बट आई स्टिल थिंक पॉजिटिव्स हैं जो इस टूर से पाकिस्तान लेकर आगे चल सकता है। एक बात जो हमें कंफर्म ये हो गई है कि जिस तरह आप इंग्लैंड को देखते हैं ना कि उनकी इतनी रिसोर्सेज हैं कि मल्टीपल टीम्स खिला देते हैं, वो पाकिस्तान वहां नहीं पहुंची अभी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, ये बताएं कि हमें अगर स्पेशली बात की जाए बॉलिंग परफॉर्मेंस की, तो आखिरी ओडीआई में बहुत ही पैथेटिक बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, स्पेशली अगर शाहनवाज धानी की बात की जाए, जिनकी वीडियोस आजकल ट्विटर पे भी वायरल हैं, फेसबुक पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। वो 105 रन दे गए, और जो बॉलर आपका मोहम्मद अली जैसा जो 7 ओवर्स में गालबन 35 रन देते हैं, उनसे कोटा ही नहीं पूरा करवाया गया। जी, आपकी तनकीद गलत नहीं है मोहम्मद अली के कोटा ना पूरा कराने पे। दानी का मैं बोलूंगा कि अगर आप देखें तो पिछले जो उनके लगभग 12 लिस्ट ए मैचेस थे, आखिरी वो लिस्ट ए मैच से पहले, तो उनकी 30 विकेट्स थी, इकोनॉमी अंडर 6 थी, परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी जा रही थी। इस टूर पे भी अगर आप सिर्फ एक आइसोलेटेड परफॉर्मेंस को निकाल दें एंड में, तो दहानी की परफॉर्मेंस काफी शानदार रही थी, कंसिस्टेंटली विकेट्स ली थी, और एक्सपीरियंस्ड बॉलर थे आपके अगर आप देखें तो, क्योंकि काफी एक्सपोजर मिला ओवर द इयर्स। पीएसएल पे में पाकिस्तान के खिलाफ के टीम में भी उनको मौका मिला खेलने का। सो आई थिंक उनको एक सीनियर बॉलर का रोल अता करना था। कभी कभार ऑन द डे नहीं होती आपसे बॉलिंग, बहुत सीरियसली ऑफ दिन था शाहनवाज दहानी का। 105 रन कोई मजाक नहीं 10 ओवरों में, मगर मेरे ख्याल से ओवर क्रिटिकल भी नहीं होना चाहिए। बॉलर्स हैं, पिट जाते हैं। उस दिन आप देखें एग्जीबिशन मैच में हारिस रऊफ ने 4 लगातार छक्के भी खा लिए, तो वो आपके टॉप के बॉलर चल रहे हैं। कॉन्फिडेंस देना चाहिए। और बहुत लोगों को इख्तलाफात होते हैं दहानी के रवैये से कि ये बहुत रिलैक्स्ड हैं, लोगों के साथ हंसी मजाक शुगल लगाते हैं। तो मेरे ख्याल से देखें, एज लॉन्ग एज दानी अपनी मेहनत कर रहे हैं ना और परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, तो आप उनको इस चीज पे कुछ नहीं बोल सकते। हर बंदे का अपना मजाज होता है, और अगर वो इस तरह एंजॉय करते हैं, खुशियां ही फैला रहे हैं जिम्बाब्वे में, मुझे इससे कोई इतने इख्तलाफात नहीं। अच्छा, आप कहते हैं कि तनकीद नहीं करी चाहिए, चलिए आपकी मान लेते हैं, तनकीद आप करें उस परफॉर्मेंस, लेकिन हाँ, लेकिन ये तो तनकीद बनती है कि आपके 3 कप्तान चेंज हो गए। पहले इमरान भट्ट आपके कैप्टन थे, उसके बाद फ्रॉम नोवेयर आउट ऑफ फॉर्म हुसैन तलत को आप कैप्टन ले आए, और फिर आखिरी मैच में हमने देखा कि कामरान गुलाम को आप कैप्टन ले आए। बहुत सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल स्पॉट ऑन मेरे ख्याल से। और इसमें मेरे ख्याल से जो क्रिटिसिज्म जाता है वो तो उन लोगों पे जाता है जो मैनेज कर रहे थे या प्लान कर रहे थे सबको। आपने इमरान भट्ट को लिस्ट ए का कप्तान बनाया ही क्यों था शुरू में, जब आपके पास इस तरह के यंग स्टार्स मौजूद हैं टीम के अंदर, जो हमें पता है इनएविटेबली पाकिस्तान खेल जाएंगे। हुरैरा हो गए, उमर बिन यूसुफ हो गए, कासिम अकरम नहीं खेले पहले कुछ 2 मैच, और कासिम अकरम ने आते सारा को मैच जिता दिया। इस तरह के प्लेयर्स होने के बावजूद आप एक ऐसे प्लेयर को कप्तान बना दो जिसकी शायद फर्स्ट 11 में भी जगह ना हो। इसमें तो जो ये प्लान कर रहे थे और जिन्होंने टीम सिलेक्ट की थी और नेम की थी, उनको क्रिटिसिज्म जाता है। इसमें मैं इमरान भट्ट को क्यों क्रिटिसिज्म दूं? वो तो उसको एक जॉब मिली, उसने ऑब्वियसली ले लेनी थी। वो ये तो नहीं कहता कि मुझे कप्तान नहीं बनना, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, बाज क्रिकेट खेल के ये भी कहते हैं कि अफगानिस्तान की सीरीज में हमारे जो हेड कोच थे अब्दुल रहमान साहब, वो गए थे और हम सीरीज हार के आए थे। टेस्ट सीरीज में वो टीम के साथ नहीं थे जिम्बाब्वे में, एकदम से उनको चिप इन किया गया ओडीआई में, और उसके बाद रिजल्ट्स आपके सामने। तो ये अब्दुल रहमान साहब बहुत ज्यादा तजुर्बात करने में क्या कुछ सानी नहीं रखते, क्योंकि कुछ स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही थी। स्पेशली बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए, टीम कैप्टन्स रोज चेंज हो रहे हैं, मतलब कोई मजाक तो नहीं है यार। जिम्बाब्वे में आपने देखा होगा, आप अगर लाइव मैच एंजॉय किए होंगे आपने, वहां के क्राउड ने ये बिल्कुल फील नहीं होने दिया कि पाकिस्तान की ये टीम है। वहां पे देख के ये लग रहा था कि पाकिस्तान की जो है फुल फ्लैश टीम आई है जिम्बाब्वे के लिए। नहीं, और इस पे क्रेडिट जाता है उन लोगों को जो देखने आए और इस तरह सपोर्ट किया। तो मेरे ख्याल से एक बहुत एक खुशाइन बात है, और जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए बहुत फायदेमंद सीरीज थी, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी ए टीम भी है, ठीक है शायद वर्ल्ड बीटर्स नहीं है, मगर एक डिसेंट टीम है और 2 मैच जीते भी हैं। गिव क्रेडिट टू जिम्बाब्वे एज वेल कि वो आकर इस तरह उन्होंने हराया, उनकी होम कंडीशंस भी थी। बट ओवरऑल मेरे ख्याल से टीम का बैलेंस नहीं बन सका, आपको बैलेंस मिला ही नहीं। शायद एंड में जाकर कहीं 1-2 गेमों में इस तरह आप कहीं ना कहीं पहुंच गए हो, मगर उमर बिन यूसुफ एक बहुत शाइनिंग लाइट थे इसके अंदर, कंसिस्टेंटली रन्स किए, रेड बॉल हो वाइट बॉल हो, एक आपके स्टार रहे वो इस टूर के ऊपर। आमिर जमाल ने अच्छी गेंद कराई, शाहनवाज दहानी को भी एक आखिरी मैच निकाल दे तो अच्छी गेंद कराई। बिल्कुल हाँ, सवाल उठते हैं जहां पे वो यही इमरान भट्ट
हुसैन तलत, कामरान गुलाम, ये आपके सीनियर लोग हैं और ये काफी देर से सिस्टम में है। अब Exactly. ये यंग नहीं है यहाँ पे, ये आपकी सीनियर मेंबर्स है स्क्वाड के, तो इनके ऊपर जरा ज्यादा शोल्डर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इस तरह की टूर के ऊपर। और क्योंकि पाकिस्तान 4-2 हारा, आई सपोज इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ब्लेम भी जाएगा। अच्छा, मुझे तो लगता है ना, क्यों वो मेरा अब सवाल उसका जवाब नहीं दिया, अब्दुल रहमान साहब जो हेड कोच जी, थे, ओ हाँ। मुझे ये लगता है कि ये सारा कुछ कोच का था। क्योंकि अगर लेट सपोज आप इमरान भट्ट हैं और मैं हुसैन तलत हूं, मुझे जब कैप्टनसी मिल गई है तो मैं अगले 3-4 मैच तक उसको कैरी ऑन करना चाहूंगा। एक दिन हम उठते हैं तो देखते हैं जी कि इमरान भट्ट कैप्टन है, दूसरे दिन हम उठते हैं तो देखते हैं हुसैन तलत है। अच्छा जी, फिर तनकीद उनके ऊपर ये होती है जी कि बैट से परफॉर्म नहीं कर रहे, बॉल से परफॉर्म नहीं कर रहे। ऑल ऑफ दिस सडन कामरान गुलाम आ जाए तो मीन टू से कि समवन इज ड्राइविंग द फोर्स, और वो हेड कोच मुझे लग रहे हैं। हो भी सकता है, देखें सीनियोरिटी पे ही कप्तान सिलेक्ट हो रहा था, इतना तो एविडेंट है। जो तीनों आपने नाम लिए यही एक सीनियर मेंबर्स थे स्क्वाड के अंदर। मेरे ख्याल से इमरान भट्ट का बहुत शुरू में पता चल गया था कि कुछ और ट्राई करना पड़ेगा हमें। ऑल ऑफ अ सडन उन लोगों ने ये फैसला किया होगा कि देखिए हम कप्तान के सिलसिले में इनको नहीं रखते, हम कुछ ट्राई करते हैं। हुसैन तलत शायद नेक्स्ट ऑब्वियस चॉइस थे, उनकी भी फॉर्म आपके सामने है, बहुत ही बिल्कुल मीडियोकर टूर रहा उनका जिम्बाब्वे का, काफी अंडरवेलमिंग था। आई थिंक अल्टीमेटली वो बस यही कह रहे थे कि देखिए हमें बेस्ट टीम खिलानी है और कप्तान की उतनी फिक्र नहीं की। अगेन आपको इस तरह की प्लानिंग जो है ना कि कप्तान किसको होना चाहिए, ये आपको टूर से पहले करनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो हसनैन भाई कासिम अकरम क्यों नहीं कर सकते थे लिमिटेड ओवर्स की टीम की कप्तानी? क्योंकि वो तो आपके अंडर 19 कैप्टन रहे हैं और परफॉर्मर। जिस तरह के एग्रेशन आमिर जमाल ने दिखाया और जिस तरह की बॉलिंग उन्होंने की, टॉप परफॉर्मर थे, उनको बना देते कप्तान। क्या बैटर ही में चाहिए? कासिम अकरम एक बहुत आइडियल चॉइस इसलिए भी होता है क्योंकि वो नीचे से लीड करते आ रहे हैं, यंगस्टर हैं। ग्रेम स्मिथ को साउथ अफ्रीका ने कप्तान बना दिया था फुल टीम का 21 साल की उम्र में। आप उसको ब्लड कर देते एज ए लीडर, उसको वो एक्सपोजर दे देते कासिम को, कहते चलो आप टीम संभालो। और मेरे ख्याल से आते साथ जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दी, आपको परफॉर्मर को कप्तान बनाने में हमेशा बेनिफिट होता है क्योंकि फिर वो लीड फ्रॉम द फ्रंट कर सकते हैं स्नैन भाई। लेकिन आप कासिम अकरम को कप्तान तब बनाएंगे कि जब कासिम अकरम को आप यूटिलाइज करेंगे। कासिम अकरम को आप आमिर जमाल से 1 नंबर पहले भेज रहे हैं और वो वहां से भी आपके आके रन्स कर रहे हैं, और ये कुछ चलता रहा। सर मैं और आप बोलते रहे, आप पिछले शो में भी आए थे, हम यही बात कर रहे थे, ये कुछ चलता रहा और ये पूरे टीवी चैनल्स में चलता रहा। हर बंदे ने तनकीद की, लेकिन उनकी 7वें 8वें से नीचे नहीं उनको भेजा गया। बड़ी अजीब सी बात है वैसे, क्योंकि आपकी प्लेयर यूटिलिटी पाकिस्तान का एक बहुत पुराना मसला रहा है। T20 में भी अभी आप देखें, टीम वाइज रिसोर्सेस आपके पास बहुत हैं, बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, आप यूटिलाइज नहीं कर पाते। शादाब खान मैं आपको बताऊं हसनैन भाई, मिडिल ओवर्स में ना दुनिया भर में जितने बैटर्स जिस स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं, शादाब खान उससे 1 रन ऊपर खेलते हैं। स्पिन के खिलाफ उनकी इतनी अच्छी गेम है मिडिल ओवर्स में, आप उनको यूटिलाइज होते हुए इतना ज्यादा नहीं देखते पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में। तो प्लेयर यूटिलाइजेशन इज ऑलवेज बीन एन इशू, और आप इस तरह इसी चक्कर में कासिम अकरम को भी जाया कर रहे हैं, खा वो कराची किंग्स हो या वो पाकिस्तान की शाहीन की टीम हो। मुझे समझ नहीं आती कि जब आपको इतना प्रॉमिसिंग टैलेंट है, जो आपका अंडर 19 का कप्तान था, उसको आप एलिवेट करो, उसको आप मौके दो, उसको आप वो चांस दो कि वो अपने आप को ग्रूम कर सके और इन कंडीशंस को सीख कर आपको और मैच जिता सके। तो या आई मीन मुझे तो समझ नहीं आती। बट थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं रोहिल नजीर की परफॉर्मेंस के ऊपर भी। 4-5 मैचेस वो बाहर रहे और फिर आखिरी मैच में उनको मौका मिला, आके 87 रन बनाए। और जहां पे रोहिल नजीर और मुबस्सिर खेल रहे थे तो लग ही रहा था कि पाकिस्तान 100, 150, 200 के मार्जिन से हारेगा, लेकिन एकदम से आके टीम को संभाला दिया, पहले रोहिल ने और फिर मुबस्सिर ने। इन दोनों को कैसा देख रहे हैं? और फिर वही आप वाली बात आ जाती है, उसी को कैरी ऑन कर लें कि यूटिलाइजेशन कहां पे रही। फिर आपका इतना इनफॉर्म बैटर है जिसने 87 रन बना लिए, लेट सपोज उसको 2 मैच पहले मिल जाते तो पाकिस्तान शायद सीरीज के रिजल्ट डिफरेंट होते। वही मैंने आपको पहले भी बताया ना, बैलेंस ढूंढ ही नहीं पाए आप, अपने बेस्ट प्लेयर्स ही आइडेंटिफाई नहीं कर सके, आप अपनी लाइनअप ही नहीं उस तरह स्क्वाड की जो 11 होती है सही तरह बना ही नहीं सके। रोहिल नजीर एक बहुत टैलेंटेड बैटर भी हैं, ठीक है, कीपिंग के अंदर हम पहले भी शायद बात कर रहे थे कि बहुत नीचे आ गए पैकिंग ऑर्डर में। हसीबुल्लाह इज आल्सो देयर, हारिस हैं, रिजवान है, गिनने को तो अब आजम खान को भी गिन सकते हो इस कॉन्वर्सेशन के अंदर, तो उनका जरा नंबर थोड़ा नीचे आ गया, बट ही स्टिल यंग, अभी उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, एंड ही इज अ गुड बैटर एज वेल। अगर तो वो आकर परफॉर्म किए बैटिंग में, तो आपको सोचना चाहिए था ये भी कि कैन वी यूटिलाइज हिम एज अ प्योर बैटर पहले भी। बट आई थिंक इसमें जो एक की बंदा है ना जिसकी बहुत तारीफ बनती है, वो मुबस्सिर खान है। जिस रेट पे आकर मुबस्सिर खान की हम तारीफ बिल्कुल करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे मुबस्सिर खान के ऊपर। मुबस्सिर वाज वेरी वेरी स्पेशल, और वहीं से मैंने कट किया था बहराम आपको। थोड़ा सा मुबस्सिर के ऊपर बात कीजिएगा। बड़ा स्पेशल टैलेंट है, इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए इनको इतना मौका नहीं मिला, लेकिन उस वक्त सवालात ये उठ रहे थे कि शायद शादाब खान के दोस्त हैं, इस वजह से इनको मौका मिल रहा है, लेकिन ये टूर मुबस्सिर के लिए बहुत अच्छा रहा। मेरे तो ख्याल से मुबस्सिर खान शानदार टैलेंट है आपके, और अगर आप पिछले कुछ कायदे आजम ट्रॉफी के सीजन देखें,
स्टार परफॉर्मर रहे हैं। मेरे ख्याल से पिछले 2 सीजन में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मुबस्सिर खान ही रहे हैं और अपना लोहा तो मनवा चुके थे वो रेड बॉल क्रिकेट में। मुझे बहुत खुशी हो रही है देखिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में आकर इस तरह एक्सेलरेट किया, उन्होंने इतना तेज 100 मारा, 60 समथिंग गेंदों पे उन्होंने 100 मार दिया आपका, और मैच में आपको वापस लाए, जो कि आप पहले जिस तरह बोल रहे थे मैच तो लग रहा था डेड एंड बेरिड है, खत्म मैच है। तो इस तरह की परफॉर्मेंसेस देखकर दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि जिस तरफ क्रिकेट निकल रही है ना, आपको क्लच परफॉर्मेंसेस देना, तेज रन रेट पे आकर, स्ट्राइक रेट पे आकर बैटिंग करना, इस तरह आकर क्रिटिकल पोजीशंस में आकर प्रेशर सिचुएशन से अपनी टीम को निकालना और जीत की उम्मीद देना, हमने जिस तरह अभी देखा एफटी ने भी करके दिखाया था हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ। Exactly. दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि आपको लोअर ऑर्डर में बैटिंग स्ट्रेंथ हमेशा चाहिए होती है। मुबस्सिर जो है एक जेन्युइन ऑलराउंडर की तरफ आपकी तरह साबित हो सकते हैं आपके लिए फ्यूचर में, ऑफ स्पिन भी कराते हैं वो, और अभी यंग है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको मेरिट पे ही सिलेक्ट किया गया, उस तरह परफॉर्मेंस हो नहीं सकी, उतना मौका भी नहीं मिल सका, बट बाय नो मींस वो एक अच्छे टैलेंट नहीं है, वो किसी या सिफारिश या पर्ची पे नहीं पहुंचे हुए, अपनी बिल्कुल अपनी काबिलियत और कारकर्दगी की वजह से पहुंचे हुए हैं। एंड आई थिंक इस कॉन्फिडेंस से उनकी व्हाइट बॉल गेम में जो कॉन्फिडेंस मिलेगा ना उनको, उसमें इतना इजाफा अल्लाह करे हो कि आगे जाकर आपको अगले पीएसएल में एक स्टार परफॉर्मर एग्जैक्टली और पाकिस्तान को भी सर्व कर सके। अच्छा, थोड़ा एक बॉल टेम्परिंग का मसला भी हुआ, बॉल टेम्परिंग और ये मैच फिक्सिंग, इसको बड़ा एसोसिएट किया जाता है और ये एपिसोड नहीं होनी चाहिए थी, चाहे जिस भी नहीं किया। अच्छी खबर ये है कि खिलाड़ी कोई भी नामजद नहीं हो सका और 5 रन इजाफी मिल गए। इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, ऑब्वियसली जिस तरह आपने कहा कि टैंपरिंग और फिक्सिंग 2 ऐसे अल्फाज हैं जो कि पाकिस्तान को ना, पाकिस्तानियों को वो देते हैं, पीटीएसडी नहीं होता, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हमारी हालतें खराब हो जाती हैं, हम कहते हैं यार फिर हम ये सुन रहे हैं। मगर आई डोंट नो व्हाट टू मेक ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, क्योंकि देखिए इतना कोई ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी नहीं था, कोई क्रिक इन्फो पे हेडलाइन नहीं लगी हुई थी, और जिस तरह आपने कहा कि मुल्जिम भी उस तरह नहीं मिला। ये भी हो सकता है कि अंपायर को गलती लगी हो, या बॉल की कंडीशन किसी एक्सटर्नल फैक्टर से खराब हो गई हो, या शायद वो कुछ ट्राई कर रहे हो जिससे कुछ गलत हो गया हो, मुझे क्या पता, मैं तो वहां था नहीं। बट अल्टीमेटली इस तरह की चीजें होनी नहीं चाहिए, खासतौर पर 2023 में, जबकि आपके पास एक पूरी हिस्ट्री है इन सब चीजों की। टैंपरिंग तो चले फिर फिक्सिंग से जरा कम बुरी चीज है, बट स्टिल आपको याद होगा सैंड पेपर गेट, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर का पूरा करियर जो है उससे 1-2 साल खाए गए, और बहुत सीरियस मैटर है ये। और अगर तो इन लोगों ने इंटेंशनली की है तो फिर किसी मैनेजमेंट में किसी सीनियर लीडरशिप को जाकर, पता है एक दफा शायद अफरीदी साहब भी टेम्परिंग, उन्होंने बॉल को चक मार दिया था, उन्होंने बिल्कुल बॉल को खाने की कोशिश की थी। थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं। और एग्जीबिशन मैच एक खेला गया, एग्जीबिशन मैच था कल 28 मई था, यूम तकबीर के ऊपर नारोवाल में खेला गया। पीसीबी 11 ने पहले बैटिंग करते हुए 119 रन बनाए और एक मौके पे बहुत डाउन एंड आउट थी पीसीबी 11। कमरान अकमल और अली इमरान ने ओपनिंग की, पहले 2 ओवर्स में 29 रन थे, उसके बाद अली इमरान को आउट किया आरिस रऊफ ने, फिर अगले ओवर में कमरान अकमल आउट हो गए, फिर 45 पे 3 थे, उसके बाद 8वें ओवर में 78 पे 3 थे, और आसिफ अली और खुशदिल शाह ने कमाल कर दिया। आसिफ अली ने 4 छक्के भी लगाए और एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ। इस मैच को आप किस तरह देखते हैं, और इस तरह के मैच होने चाहिए पाकिस्तान में, ताकि लो लेवल पे, नारोवाल जैसी जगह पे, फिर इस तरह की जगहों पे जब फेस्टिविटी होती है तो क्राउड को आपने देखा होगा, क्राउड बिल्कुल फट रहा था। नारोवाल का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था वो कम पड़ रहा था क्राउड के लिए। सबसे बड़ा बेनिफिट हसनैन भाई इसका यही है कि अगर आपने इस तरह के मैचेस कराने हैं तो वो कराची, लाहौर, रावलपिंडी में कराने का कोई फायदा नहीं है। आप छोटे तबकों पे जाएं, जैसा नारोवाल हो गया, ऐसी जगहों पे जहां पे लोगों को क्रिकेट इस तरह लाइव देखने को नहीं मिलती, उनको जब मौका मिलेगा ना कि हम हारिस रऊफ हमारे सामने खेल रहे हैं, फखर जमान हमारे साथ खान सामने खेल रहे हैं, खुशदिल शाह, आसिफ अली, जो प्लेयर्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं, जब वो उस तरह के स्टार्स अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, तो जुनून भी पैदा होता है, सपोर्ट भी बढ़ती है, और बच्चों को शौक पैदा होता है। तो आई थिंक एग्जीबिशन मैचेस का अगर कोई फ्यूचर है तो वो टू टेक द गेम टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में ही है। मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में ना कराऊं, बट चले अच्छे, थोड़ी फेस्टिविटी हो जाती है, ऊपर से हमें कुछ लोग देखने को मिल गए। इस्लामाबाद वालों ने अभी तक मायूस नहीं किया क्राउड के हवाले से, बिल्कुल भी नहीं। मेरे ख्याल से आपको याद होगा वॉश आउट हो गया था तकरीबन एक पूरा टेस्ट मैच, श्रीलंका के खिलाफ या बांग्लादेश के खिलाफ, मुझे अब याद नहीं पड़ रहा। 3 दिन बारिश होती रही थी। इन कंक्लूड बिल्कुल एक ऐसा दिन था टेस्ट क्रिकेट, इसमें पता था ड्रॉ ऑन है, फिर भी स्टेडियम भरा। टेस्ट क्रिकेट के दिन में बाबर आजम ने 100 मारा, ये है फिर पिंडी क्राउड का कमाल। और आप किसी से भी पूछ लेना तो हमेशा आपको यही कहेंगे कि पिंडी क्राउड को भी मायूस नहीं करता। अच्छा, पीसीबी 11 को तो नॉकआउट कर दिया। वैसे जब लाहौर की टीम में हम देख रहे थे तो हारिस और फखर जमान के अलावा हमें कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा था। ताहिर बेग ठीक है, सेंसेशन है पीएसएल की, लेकिन ये नहीं समझ आ रही थी कि ताहिर बेग और फखर जमान इतना ज्यादा मैच को वन साइडेड कर देंगे। और पीसीबी में बड़े बड़े नाम थे, कमरान अकमल, उस्मान कादिर, साजिद खान, मोहम्मद इलियास, अब्बास आफरीदी, लेकिन मैच बिल्कुल वन साइड हुआ।
ये खूबसूरती है स्पोर्ट की मेरे हिसाब से, और इसके अंदर आपको कलंदर्स को फिर से क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो इस तरह का टैलेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, शायद आगे किसी को मौका भी नहीं मिला। अब फखर जमान सीनियर प्रो, कितनी ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं वो, और इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, फॉर्म में भी हैं, तो उनका तो चलना मेरे ख्याल से काफी कोई परेशान, वो क्या कहते हैं, सरप्राइजिंग बात नहीं थी। ताहिर बेग इज प्रॉमिसिंग। देखें, इवन दो ताहिर बेग की टेक्निक उस तरह आपको सॉलिड नहीं नजर आएगी, मगर टी20 क्रिकेट में आपको सॉलिड टेक्निक चाहिए भी नहीं होती। अगर ये एक तेज स्ट्राइक रेट पे और कंसिस्टेंसी से रन्स करते रहे, अभी एक और पीएसएल आएगा, एक और मौका मिलेगा इनको, तो शायद आपको कुछ पता नहीं है, कभी आगे जाकर इतनी गेम डेवलप करने के इनका चांस बन जाए। आसिफ अली के 4 छक्के लोगों को याद रहेंगे, क्योंकि बड़ी देर हो गई थी आसिफ अली के छक्के नहीं देखे थे, तो लोगों को वो एक नॉस्टैल्जिया मिला। हारिस रऊफ को भी पड़ गए, वो तो एक जरा सुपरस्टार कॉन्टेस्ट मिल गया आपको। मेरे ख्याल से मेन टेक अवे यही होगा पीसीबी 11 के लिए, क्योंकि उसके बाद तो आप कह लें फखर और मिर्जा ताहिर बेग ने तो बुरकसी जिस तरह कहते हैं ना निकाल दिया, ऐसे ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा आखिरी मिनट चल रहे हैं हमारे, तो आईपीएल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जिस आईपीएल में ये फैसला होना था कि एशिया कप की डेट्स कब आएंगी, एशिया कप का स्केड्यूल कब होगा, आईपीएल का फाइनल जो है वो बारिश की नजर हो गया, तो थोड़ा सा बताइएगा कि आज बारिश का क्या माहौल है वहां पे, फाइनल हो पाएगा नहीं हो पाएगा? मेरे ख्याल से मैंने लास्ट चेक किया था तो अभी माहौल अच्छा था और उम्मीद थी कि फाइनल हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेट होगा अगर फाइनल ना हो सके, क्योंकि देखें एक तो इतना बड़ा टूर्नामेंट है, लोग 2 महीने से फॉलो कर रहे हैं, उसके फाइनल में अगर वॉश आउट की वजह से गुजरात टाइटंस टाइटल रिटेन कर लेते हैं, जबकि उनके खिलाफ एमएस धोनी की चेन्नई है, और इवन दो गुजरात मेरे ख्याल से बेहतर टीम है, यहां पे आपके पास मोहम्मद शामी लीडिंग विकेट टेकर, राशिद खान आर्ग्यूबली दुनिया के बेहतरीन टी20 प्लेयर, शुभमन गिल जो कि अपनी जिंदगी की बेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, 851 रन बना चुके हैं, 3rd हाईएस्ट इन एन आईपीएल सीजन। अगर वो 123 रन मारते थे ना फाइनल में, विराट कोहली के भी रिकॉर्ड को तोड़ देंगे, वो हाईएस्ट एवर रन स्कोरर बन जाएंगे, 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं, और जिस तरह उन्होंने फेंटी लगाई है मुंबई की पिछले मैच में, 129 मारे, वहीं पे गेम किल कर दी शुभमन गिल ने। अगर तो इन तीनों प्लेयर में से 2 चल गए तो मेरे ख्याल से इट्स गुजरात गेम टू लूज, और अगर ना भी चले तो आपके पास एक्स फैक्टर प्लेयर्स हैं, डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या, तेवातिया, इस तरह के, और वो साई सुदर्शन की भी अच्छी परफॉर्मेंस रही पिछले मैच में। मेरे हिसाब से गुजरात ओवरवेलमिंग फेवरेट्स हैं, बेहतर टीम है, मगर फिर एमएस धोनी कप्तानी को कभी डाउट नहीं किया। मुझे बताएं कि जब एक क्वालिफायर एमएस धोनी की टीम जीत चुकी है, और आपने क्वालिफायर की बेस यही बनाई कि टॉप 2 टीम्स में से जो भी जीतेगा वो फाइनल में पहुंचेगा, फिर आके गुजरात की विन्स काउंट हो रही है जो कि गुजरात ने ज्यादा जीता है, ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ज्यादती नहीं है, मतलब सीएसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सीएसके ऑलरेडी जीत चुकी थी गुजरात टाइटन से, और फिर अगर बारिश होगी तो गुजरात टाइटन को फायदा होगा। देखें, ज्यादतियों की बात करने पे आए तो सबसे पहले तो मेरा जो दिल है वो न्यूजीलैंड वालों को जाता है, चौकों पे हारे थे वो वर्ल्ड कप अपना, तो उस तरह की ज्यादती तो शायद ये नहीं होगी, मगर हाँ आपकी बात में ये वजन जरूर है कि देखिए एक दफा आपके क्वालिफायर्स, सॉरी आपके ग्रुप स्टेजेस खत्म हो गए हैं, आपका जो नंबर 1 और नंबर 2 का मैच है, उसका जो विनर है उसको कोई एडवांटेज होना चाहिए, सिवाय इसके कि वो सिर्फ फाइनल में डायरेक्ट आ जाए। मेरे हिसाब से आई वुड हैव टू एग्री विद यू कि जो भी वो मैच जीतता है उसको बाय डिफॉल्ट फिर आईपीएल जीतना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, बट लेट्स होप वहां तक बात मत जाए, और एमएस धोनी अगर तो ये जीत गए तो देखिए मजा तो आएगा, क्योंकि उनकी एक लेगेसी चलती आ रही है, और उनकी कप्तानी का तो कोई जवाब नहीं है। और सीएसके के फैंस, आप देखना अहमदाबाद का इतना बड़ा स्टेडियम है, सीएसके के फैंस ने अन्नी मचाई। आपके सीएसके के फैन तो पाकिस्तान में भी नहीं कम हो रहे। एमएस धोनी एक ऐसी फिगर है कि जिनके पाकिस्तान में फैन है। अच्छा, जिस तरह आपने मैच की बात की, अब थोड़ा सा मैच के ऊपर बात करते हैं। लेट्स सपोज मैच हो जाता है और पूरा मैच होता है, 20 ओवर्स की गेम होती है, तो गुजरात बहुत ज्यादा फेवरेट है, या फिर सीएसके में भी इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो कम बैक कर लेगी? ठीक है, आपने बात की शामी के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राशिद खान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शुभमन गिल हैं, फिर सुदर्शन हैं, फिर उनके यूटिलिटी प्लेयर्स भी बहुत ज्यादा, मतलब मिलर खेल रहे हैं उनके साथ, डेविड मिलर खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर उनको हम वहां पे यूटिलिटी प्लेयर खेल रहे हैं, लेकिन डेविड मिलर अगर पीएसएल में खेलेंगे तो ही इज नॉट यूटिलिटी प्लेयर, इज ए इंपैक्ट प्लेयर। सो अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो जडेजा हैं, एमएस धोनी हैं, एक बड़ी जबरदस्त टीम है, तो किस तरह देख रहे हैं मैच को? आई वुड से 60-40 गुजरात, क्योंकि देखिए मुझे लगता है गुजरात बेहतर टीम है, मगर फाइनल में एक प्रेशर भी होता है, और फाइनल्स आर ऑलवेज 50-50 इन अ वे, कोई भी ऑन द नाइट जीत सकता है। सीएसके के पास ये एडवांटेज है कि वो भी हरा कर आए हैं गुजरात को क्वालिफायर के अंदर, एंड आपकी बात ठीक थी कि गुजरात के पास ठीक है बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर प्लेयर हो, मैं तो डेविड मिलर को अभी भी इंपैक्ट प्लेयर ही बोलूंगा, बट सीएसके के पास ना कुछ ऐसे ऑलराउंड प्लेयर्स हैं जो कि मैच को बिल्कुल बदल सकते हैं। रविंद्र जडेजा बहुत अंडररेटेड क्रिकेटर रहे हैं ओवर द इयर्स, उनका मजाक उड़ाती रही है इंडिया, लॉर्ड जडेजा, और इस तरह करते रहे सर जडेजा, ये बातें हमें सुनने को मिली, मगर आप देखिए टेस्ट क्रिकेट में किस तरह उन्होंने अपना जो है करियर का ग्राफ आगे लेकर गए वो। और अब पिछला जो क्वालिफायर था,
रविंद्र जडेजा ने 16 बॉलों में 22 भी किए, 2 विकेटें लेकर 18 रन दिए और बहुत बड़ी बड़ी विकेटें आपको लेकर दी। तो अगर जडेजा उस तरह की परफॉर्मेंस फिर से दे जाते तो फिर गुजरात के लिए यकीनन मुश्किल हो जाएगा। मगर जो 2 और प्लेयर है ना जिनकी शायद हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हो, मेरे ख्याल से करनी चाहिए, वो श्रीलंकन डुओ है, मथीसा क्या कहते हैं, पथिराना और महेश ठीकशना। इन लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है सीएसके के लिए। मिचेल सैंटनर को बाहर किया हुआ टीम से ठीकशना ने, तो ऊपर से आपको कोई ना कोई तो रन मार देगा। अगर कॉनवे नहीं मारेगा तो शायद गायकवाड मार दे, गायकवाड नहीं मारेगा तो शायद मोइन अली मार दे। मगर अगर इनकी बॉलिंग चल गई तो फिर ये बिल्कुल मैच को बदल सकते हैं और डेफिनेटली मेरे ख्याल से काबिलियत रखती है सीएसके, उनको राइट ऑफ बिल्कुल नहीं कर सकते। मगर आई स्टिल थिंक के स्लाइट फेवरेट्स गुजरात। अच्छा ये बताएं कि एमएस धोनी का हो सकता है कि आखिरी मैच हो उनके कैरियर का, उनकी लीग कैरियर का, इंटरनेशनल कैरियर तो उनका खत्म हो चुका। क्या आप समझते नहीं है कि पूरी फैंस जो है, उनकी फैन बेस जो है वो ये देखती रहती है कि धोनी कब आएंगे, और धोनी उसी वक्त आते हैं जब कभी आखिरी 2 ओवर्स रह रहे होते हैं, कभी आखिरी 1 ओवर चल रहा होता है। तो धोनी को भी कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए, कैप्टन की तरह वो आए, और वैसे तो वो 5वें-6ठे नंबर पे आते हैं, 3रे-4थे पे आ जाए, ताकि उनके फैंस भी जो है ना उनको उनसे खुश हो जाए, उनको देख सकें। धोनी को फैंस की बिल्कुल कदर नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि धोनी जो है ना पहले भी रिटायरमेंट इस तरह ले गए थे कि कभी अनाउंस की नहीं, बाद में बोला कि हाँ बस अब मैंने क्रिकेट नहीं खेलनी। उनके फैंस को पता भी नहीं था कि वो अपना आखिरी इंडिया का मैच कब खेल गए। इस तरह की चीज आप उनसे फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए तब भी बारिश हुई थी, वैसे न्यूजीलैंड वाले मैच में अब भी बारिश हो गई है, क्रॉस ओवर तो है, मगर आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फाइनल खत्म हो जाए, 6 महीने गुजर जाएं, फिर एमएस धोनी बोलें कि दिस इज इट, मैंने अब क्रिकेट खेलनी नहीं है। उनके प्लान्स हैं, सेट प्लान्स हैं, और वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर भी हैं। अगर उनको लगेगा कि वो एक जगह वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आके ऊपर, तब वो अपने आप को जरूर एलिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे। वर्ल्ड कप का फाइनल 2011 का आपको याद होगा, अपने आप को ऊपर भेजा था, विनिंग 6 भी मारा था। बट फैंस की खुशी के लिए वो इस तरह की चीज नहीं करेंगे। उनके लिए विक्ट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उनके लिए ये जो सेंटिमेंट्स है ना सारे, जो हमारे स्पोर्ट के नैरेटिव बनाते हैं और जो सारी ग्लोरी आती है, एमएस धोनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने दिमाग की अपनी मर्जी पे चलते हैं, और अगर उनका ये आखिरी मैच होगा ना, मुझे लगता है कि आपको ऐसे टाइम पे पता चलेगा जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। शायद अगला आईपीएल शुरू होने वाला और एमएस धोनी कहे कि मैंने अब खेलनी नहीं है। ठीक हो गया जी बहराम, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज का आईपीएल का आज का मैच हो जाए, और फिर कल इंशाल्लाह आपसे फिर होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन हज़रात, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे।